बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर यूनिट 4 के बारे में। इससे पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पल्लव काल में शासन व्यवस्था, यानी पल्लव काल में शासन व्यवस्था कैसी थी। तो उसमें बहुत सारे अधिकारी थे, जैसे सेनापति, राष्ट्रिक, देशाधिकृत, ये आप देख लेना जो भी वहाँ पे अधिकारी थे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्था की। विशाल पल्लव साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था, क्योंकि वो पल्लव जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, इसीलिए उसको छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया था। प्रांत की संज्ञा थी राष्ट्र या मंडल, यानी प्रांत को राष्ट्र या मंडल के रूप में देखा जाता था। राष्ट्रिक नामक पद अधिकारी इसका प्रधान होता था। यह पद युवराज, वरिष्ठ अधिकारियों अथवा कभी कभी पराजित राजाओं को भी प्रदान किया जाता था। राष्ट्रिक अधीन सामंतों के ऊपर भी नियंत्रण रखता था। मंडल के शासक अपने अपने पास सेना रखते थे तथा उनकी अपनी अदालतें भी होती थीं। कालांतर में उनका पद अनुवंशिक हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में। दक्षिण भारतीय प्रशासन की प्रमुख तत्व ग्राम सभा होती थी। यह मतलब पल्लव काल में भी थी। अब देखिए, वहाँ पे जो ग्राम था वो दो टाइप में था, एक था बृहदे और सेकंड था सामान्य। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस करेंगे डीपली कि ये क्या होता है। बट अभी हम बात करने वाले हैं कर प्रणाली के बारे में कि वहाँ पे कर सिस्टम कैसा था। तो देखिए, ग्रामों में ब्राह्मणों की आबादी अधिक होती थी, यानी ब्राह्मण जो थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, इसीलिए उनसे कोई कर नहीं लिया जाता था। सामान्य ग्रामों में विभिन्न जातियों के लोग रहते थे तथा भू राजस्व के रूप में उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। यानी ब्राह्मण को हटा के और अगर अलग अलग जाति वहाँ पे रहती थी तो उनको राजा को कर देना पड़ता था। यह 6 से 10वें भाग तक होता था। इसके अलावा कुछ स्थानीय कर भी लगते थे। इसकी वसूली भी ग्राम सभा द्वारा की जाती थी। लेखों से 18 पारंपरिक करों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेना के बारे में कि वहाँ पे सेना कैसी थी। तो पल्लवों के पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। इसमें पैदल, अश्वरोही तथा हाथी होते थे। उनके पास नौसेना भी थी। महाबलीपुरम तथा नेकपतन नौसेना के केंद्र थे। नौसैनिक युद्ध के अलावा अन्य भी कार्य करते थे, यानी इसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार में इनसे सहायता ली जाती थी, यानी क्या सेना के अलावा वो व्यापार में भी काफ़ी हेल्प करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं पल्लव कालीन स्थापत्य कला की विशेषता के बारे में। तो पल्लवों की स्थापत्य कला के मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि पल्लव काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस काल में चट्टानों को काटकर और नक्काशी के द्वारा गुफा और मंदिरों का निर्माण किया गया था। रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों की महत्वपूर्ण देन है। इसके अंतर्गत महाबलीपुरम के 5 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये रथ मंदिर शिव को समर्पित थे तथा इनका नामकरण 5 पांडवों के आधार पर किया गया था। रथ मंदिरों में सहदेव, धर्मराज और भीम रथ बहुमंजिले हैं और इनके शिखर पिरामिड के समान हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पल्लवों की अन्य सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में कि उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थीं। तो पल्लवों के काल में स्थापत्य के बाद साहित्यिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति देखने को मिली है। पल्लव शासक द्वारा संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान किया गया था। संस्कृत भाषा के जो कवि थे, जिनका नाम था जो कवि थे, उन्होंने क्या किया था, किराता अर्जुनियम के रचयिता भारवी जो कवि थे, यानी संस्कृत भाषा के जो भारवी कवि थे, जिसने इनकी रचना की थी, किसकी, किराता अर्जुनियम की। सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। वो कहाँ रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में। कौन रहता था? भारवी। पल्लवों के शासनकाल को धार्मिक पुनर्जीवन के काल के रूप में भी याद किया जाता है। इन्होंने दक्षिण भारत में आयकरन को बढ़ावा देकर ब्राह्मण धर्म का प्रसार किया। इसके कारण ही काशी हिंदुओं के साथ पवित्र शहरों के रूप में गिना जाने लगा। यद्यपि पल्लव विष्णु एवं शिव के उपासक थे, किंतु उन्होंने अन्य पंथों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखी।
मूर्तिकला के संदर्भ में भी पल्लव काल अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं चालुक्य की। ऊपर जो हमने बात करी है वो पल्लव वंश की करी है। चालुक्य की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिति के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो राजनीतिक स्थिति बेसिकली अगर आप देखो ना तो हर वंश की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति सेम ही होती थी। मैंने इसको जो है सब पॉइंट में लिखा है, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख लेना जो आपको। हाँ, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि प्रशासन का केंद्र सम्राट होता था, यानी राजा होता था। राजपद वंशानुगत, यानी वंश के आधार पर, यानी उसका बेटा, बेटे का बेटा राजा बनेगा, बेटे का बेटा, यही चलता था। राजा प्रशासन की संपूर्ण समस्याओं में स्वयं रुचि लेता था। युद्ध के समय राजा स्वयं सेना का संचालन करता था। प्रशासन के मुख्यतः राज परिवार के सदस्य ही शामिल होते थे। राजकुल के सदस्यों को विभिन्न भागों में राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, यानी जो भी राजकुल के सदस्य होते थे, जैसे मान लो ये बड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पे सम्राट है, तो ये जो छोटे छोटे इनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे किसको राज्यपाल, यानी उनके घर में ही अगर कोई सदस्य है तो उसको राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसे हम गामुंड कहते हैं। बाद हम देखेंगे आर्थिक स्थिति। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, हर जगह कृषि ही था। कृषि कार्य के लिए नदियाँ, तालाब, कुएं, बांध ये सब बनवाए गए थे। फसलें, चावल वहाँ पे ये सब थी। पशुपालन का उपयोग खेती में आवश्यक यातायात, व्यवसाय कार्य आदि। कर प्रणाली थी। व्यापार और वाणिज्यिक था। व्यापारिक वस्तुएं, नमक, मसाले, धान, लोहा, कपड़ा, ये सब वहाँ पे इन सब का व्यापार किया जाता था। और विदेशी व्यापार में भी काफ़ी उनकी उन्नति थी। नेक्स्ट है आपकी सामाजिक स्थिति। वर्ण आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च होते थे। शिक्षा, दर्शन, वेद, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के विषय। स्त्रियों के सामाजिक जीवन में भाग लेने के लिए अनुकूल स्थिति थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां तो शासन चलाने में भी भाग लेती थी। सती प्रथा का प्रचलन था। मनोरंजन के साधन बांसुरी, ढोल, मंजीरा, नृत्य आदि, इन सबको आप चाहें तो एक्सप्लेन करके लिख सकते। नेक्स्ट है आपका कला। देखिए यहाँ पे चालू है, यहाँ पे आपका चालुक्य आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आपका? चालुक्य। चालुक्य काल में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला तथा ललित कला सभी का विकास हुआ था। ऐहोल, बादामी का जो गुफा मंदिर, दक्षिण शैली, विरूपाक्ष मंदिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। इस काल में मंदिरों की बेसर शैली का विकास हुआ था। मूर्ति कला, शिव, नाग, नागिन तथा रामायण में वर्णित दृश्यों की सुंदर मूर्तियाँ मिली हैं। चित्रकला, अजंता एलोरा की गुफाएं चित्रों के उत्कृष्ट नमूने हैं। ललित कला, नृत्य, संगीत, नाटक आदि विधाएं समृद्ध यानी वहाँ पे थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे हम मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। जय हिंद, जय भारत।